अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पीछे हम पीसीआर और आरएफएलपी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम करने लगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस की बात की जाए तो ये डीएनए सैंपल उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है जो कि हमारे पास आरएफएलपी या एसटीआर से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और उसके लिए जो हमें सैंपल चाहिए होगा वो एनी मैटरनल रिलेशन कि कोई भी सस्पेक्ट का मैटरनल रिलेशन है, लाइक मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, जो भी मैटरनल रिलेशन है उसके एविडेंस सैंपल के साथ सस्पेक्ट का सैंपल मैच होगा, क्योंकि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम मदर साइड, नॉट फ्रॉम द फादर साइड। ठीक है, तो मिसिंग पर्सन के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा ये टेक्निक यूज़ की जाती है, और इस मिसिंग पर्सन में मैटरनल रिलेटिव की एविडेंस चाहिए होगा हमें। देन वी हैव वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। इसकी बात करें तो ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे पास फादर से आता है टू द सन। तो ये जेनेटिक मेकर्स ऑफ वाई क्रोमोसोम के एनालिसिस के लिए जब यूज़ किया जाए तो इसमें मेल्स का एविडेंस सैंपल होना चाहिए। तो इट बेसिकली यूज टू डिटेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मेल्स कि मदर फादर और सन का जो रिलेशन है उसके लिए ये वाई क्रोमोसोम एनालिसिस की जाएगी। नेक्स्ट कि डीएनए एविडेंस कलेक्ट कैसे करना है हमने, वो तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना है। ग्लव्स वेयर करने हैं, पूरे आइटम पॉसिबल हो तो ज़्यादा सैंपल, लाइक अच्छा खासा सैंपल होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट नहीं होनी चाहिए। देन बीवेयर ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजेंस कि ब्लड के बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं तो उससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कलेक्शन किट पूरी अवेलेबल हो। एंड द लास्ट कि जब डीएनए कलेक्ट कर लिया जाए तो डीएनए को बचाना है तीन चीज़ों से, सनलाइट, मॉइस्चर और हीट। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि डीएनए को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो जब बेसिकली डीएनए कलेक्ट कर लिया जाए तो डीएनए को इस तरीके से महफूज किया जाए कि वो इन तीनों से एक्सपोज ना हो, टू अवॉइड इट्स रप्चरिंग या जो भी बोले कि ख़राब होने से बचाना है इसे। और फिर उसके बाद डीएनए एविडेंस को प्रॉपरली पैक किया जाए इन पेपर। लास्ट अब बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, क्या यूजेस या एडवांटेजेस जो भी बोलें। उसमें सबसे पहले पैटर्निटी एंड मैटरनिटी इश्यूज। बेसिकली पेरेंट एक कोई भी पर्सन है वो इनहेरिट करता है रिपीटेड सेगमेंट फ्रॉम इट्स फादर। ठीक है, ये फादर या मदर यानी पेरेंट से एक वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को इनहेरिट करता है कोई भी बच्चा। उसको उसके आइडेंटिफिकेशन करके पैटर्निटी और मैटरनिटी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है वाया दिस VNTRs डिटेक्शन। देन वी हैव क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कि कोई भी सैंपल मिला है हमें फ्रॉम द क्राइम सीन पे ब्लड मिल गया, हेयर मिल गया, स्किन सेल्स मिल गए या कोई भी जेनेटिक एविडेंस, तो वो हमारे पास क्या बन गया, एविडेंस सैंपल। तो कोई भी सस्पेक्ट है उस केस का तो उसके साथ जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैच किया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आइदर ही इज़ क्रिमिनल और इनोसेंट। देन वी हैव कि मास डिजास्टर, एक्सीडेंट या मिसिंग पर्सन के केस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग पर्सन में तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस भी बता दी। तो ये मास डिजास्टर में भी इंडिविजुअलिटी को पता करना कि ये बंदा कौन है, आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देन ट्रांसप्लांटेशन की ऑर्गन्स की जब ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती है तो उस केस में डोनर और रेसिपिएंट की बहुत ज़रूरी होती है मैच करना कि आइदर दे आर सुटेबल फॉर ईच अदर और नॉट। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है डायग्नोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जैसे कि थैलेसीमिया में जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, उसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बेसिकली जो पेरेंट्स को बताने में ये बहुत हेल्पफुल होता है कि कितना बेसिकली रिस्क है उनका कि वो एक अफेक्टेड चाइल्ड को लाइक उनके चांसेस हैं टू हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग में भी हेल्प हो रही होती है इसके ज़रिए। तो यहाँ तक अब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह।